अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, ज़लज़ले, लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट और तूफ़ानी बारिशों के साथ तारीख़ के तबाहकुन सैलाब का हमें सामना है। पंजाब के 3200 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, लाखों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं, सैकड़ों जानवर लापता हो गए हैं और लाखों लोग बेआसरा हैं। इस वक्त तक ना तो बारिशें रुक रही हैं और ना ही सैलाब से जान छूट पाई है। ये कंडीशन अगर ऐसे ही चंद दिन मज़ीद बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में अनाज की कमी का सामना करना पड़ सकता है। खुश्क साली के इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं और मुतासरीन जो इस वक्त लाखों में हैं उनकी तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। मौसमियाती तब्दीली के जिन भयानक नताइज का हमें सामना है, इस कदर तो हमने एटलीस्ट मौसमियाती तब्दीली में अपना हिस्सा नहीं डाला। ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज ज़्यादा किया है, ना ही हमारी तरफ से ग्रीन हाउस गैसेस में कोई खातिर खा हिस्सा डालते हुए नज़र आते हैं। अलबत्ता एक कोताही ज़रूर है कि सैलाब की रोकथाम और बारिशों के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए ना तो हमने डैम बनाए और ना ही पानी ज़ख़ीरा करने के मकामात का तयन किया। अब जहाँ एक जानिब लाखों क्यूसेक पानी जो हम महफूज जो कर सकते थे और हमने नहीं किया वो ज़ाया होता चला गया, और दूसरी जानिब यही पानी जिसे हम चाहते हैं कि हमारे पास आए वो ज़हमत बनकर लोगों की फसलें उजाड़ता और उन्हें बेघर करता जा रहा है। कहने को तो ये एक कुदरती आफत है, मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बकौल ये सब हमारी अपनी कोताहियों का नतीजा है और हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को अब सीरियस होकर सैलाब के मसले पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कह रहे हैं कि हमें सबके एतराज़ात दूर करके काला बाग डैम बनाना चाहिए। चलें, अच्छी बात है कि डैम बनाए जाएं, मगर इस वक्त जो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में जो कहत पैदा होगा जिसकी तरफ काफ़ी इंडिकेशंस जा रहे हैं, उस हवाले से गवर्नमेंट क्या तैयारी कर रही है, इस पे बात करेंगे। और जो मौजूदा सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब, खुशामदीद आपको कहेंगे। इनके साथ साथ माहिर आबी अमूर और एनर्जी एक्सपर्ट इंजीनियर अरशद एच अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाह रही हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि यू हैव रॉट अ वेरी ब्रिलियंट आर्टिकल ऑन दैट, और आपने जिस तरीके से निशानदेही की है कि कहाँ कहाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करप्शन ने हमें इस नहज पे पहुँचा दिया और नाहलियों ने कि हम आज इतने बड़े सैलाब का सामना इस तरीके से कर रहे हैं। बट इससे क्या हम अब भी 2025 में कोई प्लान बनाकर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म निकल सकते हैं? उसके लिए क्या इक़दाम करने होंगे कि इस किस्म की करप्शन, इस किस्म की बेज़ाब्तियाँ कम अज़ कम इस मामले में ना हो जहाँ पर लाखों लोगों की जानें दांव पे लग जाती हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहली बात तो ये है कि मैंने एक रिपोर्ट बड़ी कंपाइल की थी 2024 में और वो यूनाइटेड नेशन में भेजी, UNDP में एंड ऑनवर्ड। और ये तो आपको जो आर्टिकल आपने पढ़ा ये तो उसकी छोटी सी आउटकम थी। ये जो रिपोर्ट मैंने भेजी थी इसमें मैं कुछ अर्सा नैब में भी रहा हूँ और पहले भी रहा था, और मैं एक्टिविटी एक देख रहा था फेडरल फ्लड कमीशन की। ये एक इदारा बना था 1976 में जब फ्लड आया था 1973 का। तो एक बात आपको बताऊं कि जो मेरी रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2022 के जो फ्लड थे इसके बाद डच कंसल्टेंट आए थे। डच देखें दुनिया भर में अगर आपको जाने का इत्तेफाक हुआ, फ्लड या वाटर से ज़्यादा दुनिया में उनको और कोई नहीं जानता। वो तो खुद एक पूरा मुल्क है जो पानी से ही नीचे है। उसमें उन्होंने पहली जो बात की, जो सबसे बड़ी, जो मैं भी कर रहा हूँ गुज़िश्ता 20 साल से, फ्लड जोनिंग होनी चाहिए। फ्लड रूट, फ्लड कभी भी दरिया अपना रास्ता नहीं बदलता। ये आपकी बात नहीं है, ये बात एग्जैक्टली ये दुनिया में, इवन इंडिया में कब से फ्लड जोनिंग हो चुकी है, बांग्लादेश में हो चुकी है, इवन नेपाल वाले वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमने आज तक फ्लड जोनिंग का मतलब ये कि दरिया का ये रास्ता है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होगी, कोई कुछ नहीं होगी। बल्कि मैं आपको बताऊँ, अब तो अगर कोई बंदा मुझे कहे तो मैं 1 महीने के अंदर सेंसर लगा के ऑटोमेटिकली कर सकते हैं कि जी ये फ्लड जोन था। ये जैसे रावी का रिवर है, 88 में यहाँ फ्लड आया था मैक्सिमम, तो ये उसके बैंक से, ये उसके किनारे, भाई इधर इसके अंदर ना आना। इनक्रोच के मतलब देखिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक वो ये है कि फ्लड जोनिंग नहीं की, एक
दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये जो डच कंसल्टेंट है और मेरी भी ऑब्जर्वेशन थी, हमें आज तक जिसे कहते हैं ना ये आज बंद तोड़ रहे हैं, बंद का उन्होंने कहा जी इनको तो डिज़ाइन बनाना नहीं आता। ये बंद का जो डिज़ाइन है ये साइट स्पेसिफिक होता है, केपी में और बनेगा, सिंध में और पंजाब में और, यानी इसमें फ्लो, ग्रेडियंट और सबसे बड़ी बात है वेलोसिटी कितनी है, हमें तो ये नहीं आता। अच्छा, हम लोग अपग्रेड क्यों नहीं कर पाए इंजीनियर साहब? विद द पीरियड ऑफ टाइम ज़ाहिर है कि जो कौमें होती हैं वो अपने आप को अपग्रेड करती हैं। आपकी ये बात बड़ी ज़बरदस्त थी। जब 2022 का फ्लड आया तो यूनाइटेड नेशन अमेरिका ने क्या जी हम आपकी अपलिफ्टिंग करते हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, क्या चाहिए हम आपको यहाँ कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने कहा यूएस आर्मी हमें वहाँ कोर ऑफ इंजीनियर्स वहाँ भेजे, हमें ट्रेनिंग दें। देखिए $38 मिलियन तो खाली वर्ल्ड बैंक इनको दे चुका है कैपेसिटी बिल्डिंग का। कभी भी पाकिस्तान में आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात नहीं करनी है। आपने किसी का प्रोफाइल देखिए, मैंने अभी जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ये दुनिया के बड़े बड़े ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं, ये ट्रेनिंग ले चुके हुए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एक और बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान में कि ये जी कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं, ये दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मुझे फेडरल फ्लड कमीशन या इरीगेशन के डिपार्टमेंट के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का अगर मैं आपको प्रोग्राम बताऊँ, UNDP, यूनाइटेड नेशन, कौन कौन से इदारे ने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। लेकिन अब ये अगर नियति ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर देखिए फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं उस रिपोर्ट की थोड़ी सी कुछ चीज़ें और बताऊं। जैसे 2022 का फ्लड आया था तो उसमें क्या है कि देखिए जी सक्कर बराज कोठी और गुद्दू बराज के तकरीबन 20% तो गेट ही बंद थे। एक बात। दूसरी बात ये कि जितने जो ब्रिजेस बनाते हैं पाकिस्तान में वो क्या करते हैं, उसके स्पैन को कम करने के लिए वो भी क्या करते हैं कि रिवर्स को डाइवर्ट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी फॉल्ट है। और तीसरी एक और बात जो मैं 2010 के फ्लड में कहूँगा, जो बड़े बड़े आप लोग क्लाइमेट चेंज के भी आ चुके हैं, मैं एक बात कहूँगा कि देखिए ये बात मत करें। क्लाइमेट चेंज बिल्कुल उसका इम्पैक्ट है, लेकिन वो भी सारा मैन मेड है। आपने सुना होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस करें। मुझे थोड़ा सा बस नहीं एक मिनट, मेरे एक हड़प्पा भी था और मंजरदोड़ो भी था, ये फ्लड से वैनिश्ड हो गए थे। इसी तरह 1841 में और 1858 में भी ब्रिटिश राज में भी फ्लड आए थे। 50s में 4 फ्लड आए थे। क्लाइमेट चेंज की जो टर्म है ये तो मिड 60s और मिड 70s की है। ये एक बड़ा क्लेवरली 2010 में एक बड़ा शार्प आदमी था। देखिए पाकिस्तान में आपको बड़े बड़े स्पिन मास्टर मिले, उसने कहा अब क्या करें, अब हमने 400-500 बिलियन खर्च कर चुके फ्लड मिटिगेशन पे, ये बंद पे नज़र तो आई नहीं, क्लाइमेट चेंज पे डाल दो। उसके बाद एक ऐसा म्यूज़िक ऑन हुआ कि जी देखिए हमारा जो इमिशन में रेट नहीं है वो नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप जाएं एयर क्वालिटी के सेंसर लग चुके हैं पाकिस्तान में, अब से नहीं 4 साल से। जरा देखिए पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। ब्लेसिंग टू अस ज़ाहिर है, जिसे हमने यूटिलाइज नहीं किया। खोखर साहब, अब चूँकि हम इतना इसको डिटेल में, हमारे पास पूरा प्रोग्राम, हम इसको चाहेंगे कि इसके कोई नताइज भी निकालें और पहुँचें अपने नाज़रीन के लिए। अभी तक मुझे बताइएगा कि जिन एरियाज़ के आपने विज़िट किए हैं, आप खुद भी किसान हैं और आप खुद भी एग्रीकल्चर से आपका ताल्लुक़ है, कितना नुकसान हो गया है, या क्या हम एस्टिमेट इस पोजीशन पे कर सकते हैं कि कुछ बचा भी है पीछे? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, इस वक्त हमारे पास जो मेन तीनों दरिया हैं जो हमारे पास हैं, चनाब है, रावी है और सतलुज है, तीनों बिखरे हुए हैं और तीनों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ पे वो कुछ भी नहीं छोड़ रहा। इस वक्त जो हमारे पास फसलें काश्त हैं वो कपास है, चावल की मेजर फसल है इस एरिए में जहाँ पे सैलाब आ चुका है। कॉटन के एरिए में अब दाखिल हो गया है सैलाब। चावल की फसल है, मक्की है, गन्ना है, सब्जियात हैं तमाम किस्म की, और किन्नू वगैरह जो फ्रूट है जिसका फल लगा हुआ है, ये सारा फल ज़ाय हो गया, हर चीज़ ज़ाय हो गई। चावल देखें ना, पिछले साल हमने कुछ $4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, इस दफ़ा वो भी कमी आ गई। दूसरा ये है कि जानवरों का नुकसान है, चारा जात नहीं बचा कि जानवरों को चारा डाला जा सके। इस वक्त सबसे बड़ी काश्तकार के लिए परेशानी, अपने से ज़्यादा वो अपने जानवर से मोहब्बत करता है और उसको भूखा नहीं देख सकता। ये एक काश्तकार की एक उसके अंदर एक हिस्स डाल दी है कुदरत ने, अपनी फसल से और जानवर से प्यार करता है, और दोनों को ही वो देख रहा है कि दोनों डूब रही हैं। इस वक्त अगर हम सिर्फ हुकूमत पे करें कि हुकूमत आके मदद करे, सिर्फ हमें चाहिए कि एज़ ए कौम हम
सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हो जाएं, पूरी कौम उनकी इमदाद करे। जिस तरीके इंडिया के खिलाफ कौम ही तो सैलाब ज़दगान में है। नहीं पूरी कौम, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 100% तो सारे नहीं है ना। फंड रेजिंग में या फंड रेजिंग में हर चीज़ में उसमें यह है कि जिन लोगों के पास चारा खड़ा है वो उनके जानवर ले आएँ अपने पास, अपने डेरे पे खड़े करें, उनको चारा डालें, उनको अपने डेरों पे आके बिठाएं, उनको बसाएं आके, उनको जगह दें, उनको खाना दें, उनको कपड़े दें, क्योंकि इस वक्त उनके पास कपड़े ही नहीं है। यानी मैं खानेवाल में गया हूँ, मैं मुजफ्फरगढ़ गया हूँ, मैं झंग गया हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, तो अब जिन लोगों के पास तो कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, हर चीज़ जो उनकी दरिया लेके गया, तो इस वक्त उनके जज्बात की शिद्दत में आप तक नहीं पहुंचा सकता जो उनके जो इस वक्त हालात हैं। और जो वहाँ पे रिकत मनाज़र देखने में आए हैं वो बेचारे तो बहुत परेशान है। और उनको फिर एक चीज़ और मैंने जो देखी है, ये किसान में खूबी है, क्योंकि किसान रहब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। खुद मर रहा है, फिर सोच रहा है कि मैं अगली फसल कैसे काश करूँगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। यानी 27 करोड़ इस अवाम का अगर कोई शख्स सोच रहा है, वो कौन सोच रहा है? सिर्फ किसान सोच रहा है वो भी। यानी कि इस वक्त किसी और को ये सोच नहीं है, क्योंकि आपके पास गंदम में पहले कमी है। पिछले साल 29 लाख टन गंदम कम पैदा हुई। हमारे यहाँ पे तो गंदम चोरी हो जाती है। और ये तो सैलाब से नुकसान है ना। सैलाब से ज़्यादा गंदम में हमारा नुकसान हुआ है। 2 फसलों में, 2 गंदम की 2 साल की फसलों में 2200 अरब रुपए हमें कम मिला है असल रेट से। काश्तकार के पास तो पहले ही पैसा नहीं, अगली फसल कैसे करे काश करेगा? जब उसके पास बीज नहीं होगा, उसके पास खाद नहीं होगी, उसके पास डीजल के पैसे नहीं होंगे, वो ट्रैक्टर में अगर डीजल नहीं डाल सकेगा तो कैसे वो हल चला सकेगा, कैसे वो काश कर सकेगा? यानी इन चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। कुदरत ने मोहतरमा हमें तमाम वसाइल दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने। देखें ना, हमारे पास मैदानी इलाका है, कराची से लेकर पेशावर तक, समंदर हमारे पास, दरिया हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, जंगलात हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास, थर हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, रोई हमारे पास, चोलिस्तान हमारे पास। एक नहीं है तो एक विल नहीं है कि आज हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं। आप ये देखें ना, दरिया के दुनिया में कोई ऐसा है जो हवा का और आग का रास्ता बंद कर सके, या पानी का रास्ता बंद, या 3 चीज़ों का कोई रास्ता बंद नहीं कर सकता। हम क्या मौज़ेब लोग हैं? मैं एग्जैक्टली आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। अगर आप गंदम के स्कैंडल्स भी हमने दरिया में सड़कें बना दी हैं गवर्नमेंट के फंड से। गवर्नमेंट के फंड से, ये नहीं कि किसी ने ज़ाती अपने फंड से बनाई है, गवर्नमेंट के फंड से बनी है सड़कें। वहाँ पे बिजली लग गई है, कॉलोनीज बन गई है, फसलें वहाँ पे। हमने दरिया का रास्ता खुद रोका है। दरिया अपना रास्ता फिर नए सिरे से बनाता है, उस वक्त नुकसान होता है। और आज का जो नुकसान है, अब देखें ना कि लाहौर शहर में पानी आ गया। हमारा पंजाब का सबसे बड़ा शहर है ना, मुल्तान खतरे में है, झंग खतरे में है, तमाम शहर हमारे खतरे में है। और काश्तकार की इस वक्त हालत ज़ार में आपको बता चलूँ, इस वक्त काश्तकार बहुत परेशान है। मैं इस पे एक यानी उसकी बेटी का अगर जहेज उसके घर में पड़ा था ना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, और जाके भी हम लोगों ने इस चीजों को रियलाइज किया है। आपने एक वीडियो देखी होगी, पूरे लोग जो हैं, नहीं आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें काश्तकार मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर से अपील कर रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए न दे, मेरे जानवरों के लिए कुछ भेज दे। बिल्कुल देखिए, यानी ये देखें ना कि वो क्या उसके वो अपने जज्बात का लफ्ज़ों में किस तरह अहाता करके बता रहा है। वो आपको, पूरी कौम को वो बात सुननी चाहिए। आज पूरी कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ कि अगर आज हम एज ए कौम इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं उसके लिए, हमारी तो बदकिस्मती ये है ना कि हमारी तो मईशत के लिए अपोजिशन और हुकूमत आपस में तकसीम होती है, इकट्ठे होकर बैठ। और मेरा ख्याल से अभी हमें मिसाके जमहूरियत या मिसाके मईशत से पहले रखना है कि हमें इसके ऊपर कोई इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए और बुलाना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को। इंजीनियर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगी कि हम, अब तो चलें सैलाब हो गया, अब तो हम ज़रा है कि प्लानिंग करेंगे अगली बार की कि हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं। बट मैंने कल भी एक जुमला इस्तेमाल किया था और मैं दोबारा उसे रिपीट कर देती हूँ। पानी रोका जाता है भारत की तरफ से, वी कॉल इट आबी जारियत। पानी छोड़ा गया है, वी कॉल इट आबी जारियत। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, बट प्लीज़ क्लैरिफाई कि जो जारियत है, क्या हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है? क्या हम एज अ कौम, हमने क्या तैयारी करके रखी थी कि अगर भारत पानी रोकता है या छोड़ता है तो दोनों सूरतों में हमें क्या करना है? आपने बड़ा बहुत अहम सवाल किया। मेरे ख्याल में मैं आपके प्रोग्राम के लिए क्लैरिफिकेशन एक देना चाहता हूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं 28 चीफ्स ऑफ इंडिया भी आ चुका हूँ और बड़े डायलॉग्स भी हमारे आप हो चुके हुए हैं इस वाटर पे। रिश्ता 30 साल से ये काम चल रहा है।
पहली बात है कि जब जून के महीने में इंडिया ने वाकई मैनिपुलेट किया था बगलियार को भी, तिलस्ती को भी और इधर किशनगंगा पे भी, और इसके एविडेंस बड़े स्ट्रांग शायद मेरे जैसे बंदे पे आ गए हैं, और मैं शायद एक महीने के बाद, हफ्ते के बाद शायद मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो ना जा सकूं, यूएन में जाऊंगा, क्योंकि पानी को मैनिपुलेट करना इज़ वार क्राइम। ये वार क्राइम वो नहीं है कि तोपे चल रही हैं और जहाज चल रही, नहीं, पानी को मैनिपुलेट करना इज़ ए क्राइम। लेकिन इस फ्लड में मैं एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर कह सकता हूँ कि इसमें बगलियार है या दिलस्ती है, इतने बड़े फ्लो में ये तकरीबन देखें जी 37,000 कैपेसिटी एकड़ फीट है बगलियार की, दिलस्टिंग भी थोड़ी, इस पर वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हाँ, रावी में रंजीत सागर डैम है, उसके ऊपर है, गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए डैम मैनुअल में पूछें ये कब ऑपरेट हुआ, कब नहीं हुआ, ये क्या मैनिपुलेट किया उन्होंने, ये नहीं किया। देखिए मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, खालिद खोखर साहब भी सुन लें और पूरे पाकिस्तान के लोग, कि अगर ये डैम मैनिपुलेट किया है तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा, नॉट लेस देन दैट। अगर पाकिस्तान में कोई किसी में हिम्मत है, माइका लाल है, तो एक हफ्ते तक कर रहे, एक हफ्ते बाद मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अदरवाइज हाँ, जो दूसरी आपने बात की है, देखिए सबसे बड़ा फ्लड रावी में 1988 का आया था। पाकिस्तान में चनाब में और सतलज में 73 के आए थे। जितने मर्जी आते, वो कहते हैं ना, रिवर का जो रास्ता है ना, रूट, वो डिफाइन होना चाहिए था। आपको उसके रास्ते में कुछ नहीं रखना चाहिए था। ये ऐसे ही है जैसे फ्लड जोनिंग इंडिया ने की, अब वहाँ पे फ्लड आते हैं लेकिन कोई डैमेज नहीं होता। यकीन करें, मैं बांग्लादेश का भी एडवाइजर रहा हूँ और यकीन वो फ्लड जोनिंग उन्होंने भी कर ली है। बल्कि मैं आपको तो बारिशें यहाँ ज़्यादा होती हैं या चरापूंजी में होती हैं। चरापूंजी वो मुकाम है इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, 4000 मिलीमीटर। हम मैनेज नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई है? ये एक बहुत बड़ा एक इनकॉम्पिटेंस डिलेमा और करप्शन भी है। और ये भी खालिद खोखर साहब बात कर रहे थे, एक जो कमी है, सब कुछ है पाकिस्तान में, दरिया है ये, लेकिन कमिटमेंट है, विल है, और वो एक ईमानदारी है कि यार देखो, हमने पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े लोग हल्फ उठाते हैं। क्या आज मुझे बताएं ना, क्या हम साबित मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इंजीनियर साहब, मैं दोबारा आऊँगी तो यहीं से आएंगे, लेकिन ज़ैनब नईम साहिबा भी मैं ज्वाइन कर चुकी हैं, एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं जाते हुए बस एक छोटा सा सवाल कर लेती हूँ, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। ज़ैनब साहब, आप मुझे बताइएगा कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जापान में ज़लज़ले आते हैं, अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे, तबाहकारियाँ वहाँ पर भी होती हैं, और ज़लज़ला ज़ाहिर कि आप रोक नहीं सकते, कहीं पर भी आ सकता है, बट उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से डिज़ाइन किया, विच मीन्स कि उन्होंने कहा कि नेचुरल डिज़ास्टर से हम लड़ तो नहीं सकते, लेकिन बचाव के लिए हम कुछ कर सकते हैं। आज हम 2025 में पाकिस्तान में सैलाब की डिस्कशन जो कर रहे हैं, क्या हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तैयार नहीं किया, या हमने इसको सीरियस ही नहीं लिया सिरे से? क्या हमने? देखिए, हमने सबसे पहली बात पॉलिसी को साइंस के साथ कनेक्ट नहीं किया और वहां पे हम फेल हो गए। फिर दूसरी बात ये कि हमने क्लाइमेट को जैसे डेवलपमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वैसे हमने डेवलपमेंट प्रायोरिटी नहीं बनाई। तीसरी बात ये कि हम इंतजार करते रहे कि चलो जब आएगा तो देखी जाएगी, वो आ गया और अब हम देख रहे हैं और अब आगे भी आएगा। लेकिन अगर हम आगे भी वेट एंड सी वाला ही हमने अप्रोच रखी तो क्या जीडीपी, क्या आपका विजन 2025 या क्या कुछ और, आपका सब धरे का धरा रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अभी भी टाइम है, इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज करें और इस पे इमरजेंसी की बेसिस पे करें, इन्फोर्स करें लॉ अपना, और नो कंस्ट्रक्शन जोन्स बनाए। फ्लड प्लेन जगह नहीं होती कंस्ट्रक्शन की। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड करें, बैठ के बात करें और बताएं उनको कि ये लॉ तोड़ रहे हैं आप और आपको नहीं हम करने दे सकते, ये अलाउड नहीं है। रीलोकेशन पॉलिसी लेके आए, फ्लड प्लेन्स पे कोई घर आपका नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में ये नाफिज होना चाहिए। फॉरेस्ट गवर्नेंस का इत्तलाक करें। फॉरेस्ट गवर्नेंस आपकी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय इस्लामाबाद मार्गला हिल्स के। तो प्लीज ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में होना चाहिए, ताकि मैं ये नहीं कहती कि ये सब अभी कर देने से अगले साल हम बिल्कुल महफूज रह लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये सब कर देने से अगले 3-4 साल बाद तक हमारे पास इतना स्ट्रेंथ होगी कि एटलीस्ट हम किसी हद तक अपने आप को महफूज कर सकेंगे। सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन आज से शुरू करेंगे तो फिर हम कुछ कर पाएंगे। करेक्टली सेड, एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू एक्ट लाइक डियर इन द हेडलाइट्स। एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो वील कंटिन्यू विद द टॉपिक। वेरी हार्ट रेंचिंग, क्योंकि हम जो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन देख रहे हैं ये बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन है,
اور لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. پاکستان کی 60% آبادی جو شہروں میں نہیں رہتی ہے, جن کا تعلق زراعت سے ہے, ایگریکلچر سے ہے, دیگر شعبوں سے ہے, اس وقت متاثرین میں سب سے زیادہ انہی کے نام شامل ہیں. اور سوال بڑے سادے سے ہیں, ہم صرف کوشش کر رہے ہیں کہ ڈگ آؤٹ کریں کہ ہم کہاں پر بہتری لا سکتے ہیں اور کہاں ہم غلط ہیں, تاکہ ہم اپنی غلطی کا سدھار بھی کریں. خالد محمود کھوکھر صاحب, کیا مطالبات ہیں کسانوں کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی زراعت تباہ ہو گئی, جانور ڈوب گئے, مر گئے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے, ہماری گزارش ہے. اس وقت تو میں مطالبے والی بات سے میں نکلتا ہوں. ہماری گزارشات ہیں, گزارش یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ 26-27 کروڑ عوام کا اس کو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ نہ ہو. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کاشتکار آج لٹ گیا, جس کی دنیا اجڑ گئی ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, وہ آگے گندم کیسے کاشت کرے گا. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے فنڈ قائم کرے, اس کو کھاد دے, اس کو بیج دے, اس کو ڈیزل دے, اس کو گھر چلانے کے لیے خرچہ دے, تاکہ وہ آپ کے لیے گندم. اور یہ مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے 2 مہینے 3 مہینے کے بجلی کے بل بھی معاف کیے جائیں. میں آپ کو عرض کروں, بجلی کے بل ہیں اس کے میں, اور بجلی کے صرف بجلی کے بل کیا جی, جس کا ٹیوبر لگا ہوا ہے, موٹر اگر زمین میں ہے وہ جل گئی ہے, یعنی کہ اس کے نقصان اتنے زیادہ نقصان ہوئے وہ اللہ ہی پورے کر سکتا ہے, اور تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت حکومت کو سیریس لیول پہ اس پہ سوچنا چاہیے, بہت سیریس لیول پہ لینا چاہیے کہ ہم اس زراعت کو, اس کی زبوحالی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ آج اگر آپ بازار میں سبزی لینا, آپ کو ناپائید ہوگی, سبزی نہیں ملے گی. کل کو آپ کو گندم بھی نہیں ملے گی, پھر آپ کو چاول بھی نہیں ملیں گے. آپ کپاس میں پہلے ہی اب دیکھیں 92 میں نے کاشتکاری شروع کی تھی, ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل, انڈیا تھا 1 کروڑ 10. اب انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا ہے, اور ہماری اس سال میرے خیال میں 30-40 لاکھ بیل ہوگی میکسیمم. ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جب کاشتکاری ہوتی ہے گندم کی, چینی کی, تو وہ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں وہ ایک لمبا تو وہ کر لیں گے نا, وہ یہ تو ہمارے ویسے عام کی کہاں سے پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے, جب ان کے پاس ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے. وہاں سے مفت میں کوئی چیز ان کو نہیں ملنی. یہ نہیں ہونا کہ یہ مفت میں جا کے وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لیں. پرابلم تو یہی ہے کہ اپنے کاشتکار کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے. یہ پیسے دیتے ہیں یوکرین کے فارمر کو, رشیا کے فارمر کو, آسٹریلیا کے فارمر کو, امریکن کے کاشتکار کو دیتے ہیں. یہ آج میں ایز اے پاکستانی کاشتکار نہیں, لیکن دیکھیں ہم اتنے ٹراما سے گزر رہے ہیں, امداد تو ہمارا حق ہے. نہیں, اس وقت دیکھیں نا, امداد اگر نہیں دیں گے, کسان تو نیب خدا ہے, اللہ کا دیوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. وہ تو اپنا کام کرتا ہے, سال کے 365 نہیں, سال کے 365 دن کام کرتا ہے, 24 گھنٹے کام کرتا ہے. کسان تو نہیں دیکھتا کہ سردی ہے, کورا پڑا ہے, پاؤں ننگے آگے, بچھو ہے, سانپ ہے, گرمی ہے, کچھ ہے, وہ نہیں دیکھتا. وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے, آپ کے لیے بندوبست کرتا ہے فوڈ سیکورٹی کا, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا, اور وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے. اگر اس کام کی اس کو اجرت ہی پوری نہ ملے, اس کی قیمت ہی نہ ملے, اس کی پیداواری لاگت, اور میرا خیال سے اس وقت تو ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. گورنمنٹ کو چاہیے, پنجاب کی ہے, کے پی کی ہے, یا سندھ کی ہے, کہ وہ کم از کم یہ جو کور ایشو ہے اس کو ایڈریس کرے. زینب نعیم صاحبہ, میں یہ ویسے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم سنتے تھے کہ ایک عرصے کے بعد فلڈ آتا ہے, اور جیسے کہ بھی ہم ذکر کر رہے تھے 70s کے فلڈ کا, پھر 88 کے فلڈ کا ہم نے تذکرہ کیا, 2010 میں فلڈ آیا, 2022 میں سندھ میں بہت برا حال تھا. بٹ جب اسے میں پڑھ رہی تھی, یہ شاید مجھے لگ رہا ہے, آپ اسے ایکسپلین کیجیے گا, کیا یہ ڈیوریشن فرام ون فلڈ ٹو اندر یہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور کیا یہ مزید کم ہوگا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور یہ مزید کم ہوگا. خاص طور پہ 2022 کے بعد سے اس میں اچانک تیزی آئی ہے کہ جلدی سیلاب آ رہے ہیں, جلدی شدید یالہ باری ہو رہی ہے, کھڑی فصل تباہ ہو رہی ہے, بڑے ہیل سٹونز ہیں, ہیٹ ویوز جلدی آ رہی ہیں, ڈراؤٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے, سردیوں میں برف نہیں پڑ رہی, یا اگر سردی آتی ہے تو بہت شدید آتی ہے. تو یہ سارا کلائمیٹ چینج ہے, اور کلائمیٹ چینج ہے ہی یہ کہ آپ کا نیچرل ویدر سائیکل وہ ڈسٹرپٹ کر دیتا ہے, اور اس کو ٹریگر کرتا ہے یا بڑھا دیتا ہے ہر چیز کو. تو یہ سارا معاملہ آپ کا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا معاملہ, لیکن ہمارا ویدر سائیکل جو ساؤتھ ایشیا کا ہے, کچھ اس کے اپنے بھی آب و ہوا کے پریشر اور یہ سب تھا کہ جس کی وجہ سے 2022 میں بارشیں شدید ہوئی. بٹ کلاؤڈ برسٹ آپ نے کوئی ایک آدھ سنا ہوگا, اتنا زیادہ نہیں سنا. ابھی تو ہم نے کل ہی دیکھا کلاؤڈ برسٹ اسلام آباد میں ہوا.
बिल्कुल, और अभी मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि जो वेदर साइकिल साउथ एशिया का जो अफेक्ट हो रहा है, अभी सितंबर से नवंबर तक 55% प्रोबेबिलिटी है कि बारिशें मजीद हो सकती हैं ये। और अगर ऐसा होता है तो आपके लिए मजीद मुश्किलात है। और उन बारिशों के बाद जो सर्दी पड़ती है वो बहुत शिद्दत वाली पड़ती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है लेकिन शिद्दत वाली पड़ती है। और होल्ड ऑन फॉर अ सर्दी के बाद सेकंड ज़ैनब साहब, आई एम सॉरी कटिंग यू हियर, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, मैं अपने व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ कि ऐसा मुल्क जहाँ पर सर्दी में गैस और गर्मी में बिजली नहीं होती, वहाँ पर अगर ये नेचुरल हैज़र्ड आता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट, ज़ैनब साहिबा ये बता रही हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। तो जस्ट इमेजिन, आपके पास लकड़ी नहीं है थैंक्स टू अ टिम्बर माफिया, आपके पास घर नहीं है सैलाब की वजह से तबाह हो गए, आपके पास गैस भी नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि आप पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट जो आपने बनाई है उनसे प्लीज़ कम से कम अगले 5 सालों में ये बात ज़रूर पूछिएगा वोट देते हुए कि आप लोगों ने किया क्या है हमारे लिए। प्लीज़ अना साहिबा कंटिन्यू। जी, ये इसमें फिर कुछ चीजें जो आप बात कर रही हैं, लकड़ी नहीं है, गैस नहीं है, ये साइलेंट डिजास्टर को जन्म देता है। एक डिजास्टर जो हमें पता लग रहा है, एक डिजास्टर जो शायद उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं हो पाता जिस वक्त वो हो रहा होता है। बीमारियां आती हैं, फिर और मसाइल होते हैं, फिर आपको इंटरनेशनली आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वक्त कहाँ सपोर्ट है? वो पहले भी नहीं आई थी, वो अभी भी नहीं आएगी उस तरह से। आपको उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करना होता है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज आप कैसे टैप करते हैं, कैसे उन लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर देखें, आज अगर हम लेट्स से इमरजेंसी लगा के मेजर्स ले लेते हैं, फ्लड प्लेन से इंक्रोचमेंट खत्म कर देते हैं, फॉरेस्ट गवर्नेंस लगा देते हैं, रियल एस्टेट का सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड कर लेते हैं, फिर भी आपको कम से कम 1-2 साल चाहिए इस चीज को कि इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए कि इम्प्रूवमेंट नजर आए। अगर आप आज से शुरू करते हैं वॉर फुटिंग की बेसिस पे, इमरजेंसी की बेसिस। ज़ैनब नईम साहबा, और मेरा सवाल भी आपने इसको वैसे एड्रेस भी किया, और मेरा सवाल अगला यही था। इंजीनियर साहब मुझे बताइएगा कि जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि ज़ैनब साहिबा ने फरमाया कि पहले थोड़ा सा ड्यूरेशन मार्जिन होता था एक फ्लड से दूसरे फ्लड के दरमियान, अभी ये ज़्यादा रैपिडली हो रहा है और बड़ा चेंज आया है क्लाइमेट चेंज। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, देखें मेरे सवाल ले लें। सवाल ये है कि हम इस इतने कम टाइम में कि जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सैलाब के बाद शायद खुदा न ख्वास्ता, हेवन फॉरबिड, अगले साल भी इस सैलाब आ सकता है, क्या कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स या लॉन्ग टर्म मेजर्स जो इसके इन बिटवीन हम ले सकते हैं जिससे हम कम से कम थोड़ा सा प्रिकॉशस हो जाए? देखिए, मैं आपसे जो बात करूंगा वो बेस्ड है इंजीनियरिंग एंड द साइंस, नॉट द फिक्शन एंड नॉट दिस। पहली तो बात ये है कि जो फ्लड 50s में, मैंने पहले आपको जैसे कहा है कि 50 से लेके 60 तक 4 फ्लड आए और उसमें से एक सुपर फ्लड था। 60s में कोई फ्लड नहीं आया, यानी 1960 से 70 एक फ्लड नहीं आया। फिर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जिसने रिकॉर्ड कायम किया वो 76 का था और उससे 73 का था। ये दुनिया में इसके मुतल्लिक आज तक कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। बड़े बड़े सुपर मॉडल बने हैं, बल्कि मैं आप बताऊँ, एक दफ़ा इंडिया ने सुपर मॉडल मूनसून का बनाया, बड़े पैसे खर्च किए लेकिन वो फेल हुआ और रिव्यू के लिए हमें बुलाया था। एक बात। दूसरी बात, एक बात बार बार एक चीज़ क्लैरिफिकेशन करनी एक देनी चाहिए, वो ये देनी चाहिए कि देखें, दुनिया में जो सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज की जो बॉडी है वो IPCC है, जिसके आप उनकी डेथ हो चुकी है, डॉक्टर R.K. पिजोरी, वो नोबेल प्राइज उन्होंने विनर थे। ये साउथ एशिया में ऑल ये सारा मैन मेड है, चाहे सचिन ग्लेशियर है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है ना वो इंडिकेटर है। फिर इस मैन मेड हैजर्ड को हम अगले साल से पहले कुछ चंद माह में अब आप सुनिए बड़ी है बात। अब जैसे ये बात हो रही होती है जी कि फॉरेस्ट कब ग्रो होगा, कब हो रहा, मैं मेरे ख्याल में कोई 1 साल पहले IUCN और उनको एक शेयर की थी अपना पर्सनल, क्योंकि मेरा ताल्लुक हाई माउंटेन एरिया से है। आप यकीन करें कि 73 में शायद वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी। उस वक्त जर्मनी से हमने क्रीपर एंड वैन्स मंगवाई थी। वो हमारी जो कॉनिफर फॉरेस्ट देखे ना, देवदार का था, वो हमारा फॉरेस्ट बच गया। अभी मेरा घर बैरियन क्लेव में, काश आप किसी टीम को भेजें और मैं आपको बताऊँ कि वो क्रीपर, वो सारी चीज़ें मैंने अपने घर पर डिस्प्ले की हुई हैं। मेरा पूरा घर उससे कवर्ड है। हम 1 साल के अंदर कि ये कवर कर सकते हैं KPK, आज़ाद कश्मीर और GB में। वजह ये है कि ये फ्लड की पीक को तोड़ते हैं और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात मैं शायद ग्लोबल कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर चुका हूँ।
میں آج تک کبھی منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں نہیں گیا، نہ میں نے کبھی ان کے ساتھ کام کیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ اگر کر سکتی ہیں تو بتا دیں کہ جی یہ طریقہ ہے ایک امیڈیٹ بائر کا. یہ دوسری بات یہ کہ دیکھیں آج پاکستان میں کہتے ہیں نا جی یہ بار بار ایک مسکنسیپٹ، یہ بار بار بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ ہمارا شیئر نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان میں ایئر کوالٹی کے اور جتنی بھی کاربونیشن ہے اس کا سینسر اب کے نہیں لگ چکے 10-8 سال یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ریشو نہیں ہے وہ بالکل اٹس اے فالس اسٹیٹمنٹ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے اینڈ ویل میک شیور کہ ہم اس کو کلوزر کی طرف بھی جائیں. ایک بریک. ویلکم بیک. وقت کی کمی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اپنے تمام مہمانوں سے جو ہے وہ اس کے حل کی طرف لے کر آئیں اور بات کریں. انجے صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس کا پھر حل کیا ہے؟ اگر ہم اس مین میڈ ہیزرڈ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کا حل کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے میں انرجی ایکسلنس سینٹر نیسٹ کا اور یونیورسٹی پشاور کا فاؤنڈر ہوں اور 2010 میں بنے تھے. میں وہاں پہ کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان غریب لوگوں کو جنہوں نے اپنی بکریاں بیچ کے، بھینسیں بیچ کے، اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ کے سولر پینل اوپر لگائے. جب سولر پینل لگائے آپ کی بجلی کلین آ رہی ہے. اگر آپ انوینٹری دیکھ رہے ہیں کاربن ایمیشنز کی سب سے زیادہ کول سے ہے اور پاور سیکٹر دے رہا ہے 30%. ہم اسی ملک میں کول لے کے آ رہے ہیں کہاں سے؟ انڈونیشیا سے، آسٹریلیا سے. وہ اپنے یہ 3 پاور پلانٹ 4 لگے ہوئے ہیں. انڈیا میں ہمیشہ میری بڑی ہارڈ ڈبیٹ، یو جسٹ گوگل، ایون انڈین سپریم کورٹ میں میرے آرٹیکل کے کوٹ بھی ہیں. 2.5 لاکھ میگا واٹ ان کی کول کے اوپر ہے. لیکن پاکستان کے بندے نے آپ کو پتا کیسا رسپانس دیا. ایک دوسری بات، آپ میرے خیال میں تو نہیں بات کروں گا، آپ جا کے گورنمنٹ سے بات کریں. ہمارے ہاں ابھی جو ڈیزل اور جو پیٹرول ہے وہ یورو 2 چل رہا ہے. وہ 2005 میں مشرف کے آگے گئے تھے. ہم یورو 6 پہ لے کے آئے جس میں سلفر کی کوانٹٹی کم سے کم ہوگی. لیکن مجھے آپ سے بات کرتے بڑی شرم آ رہی ہے کہ ہم وہ ملک ہیں 193 کنٹریز میں سے جہاں پہ ہم ایل پی جی پہ کاربن ڈائی آکسائڈ مکس کرتے ہیں. صرف آج یہ 5 مہینے کا دیکھے پہلے بول تو نہیں پھٹا تھا وہاں پہ ملتان میں. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے سلنڈر پھٹتے ہیں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے اندر مکس کرتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں ان لوگوں کو جو بات کرتے ہیں پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی؟ اور ایل پی جی میں جتنے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو جلاتے ہیں. جس نے بیسک کیمسٹری پڑھی ہے ہائیڈرو کاربن کے ہی ایکچولی برننگ سے یہ کاربن ایمیشن ہوتی ہے. یہی فاؤنڈیشن ہے کلائمیٹ چینج کی. اور دیکھیے آج میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، پاکستان میں مجھے کسی جگہ سے پیٹرول کی کوانٹٹی اس طرح ہو، ایون یورو 2 پہ آپ مجھے راول ڈیم پہ ڈبو دیجیے گا. پاکستان میں جتنی فیول کی ایڈلٹریشن ہوتی ہے، میں نیب میں 2 سال رہا ہوں، ہم پاکستان میں 60 روپے کا سالونٹ لاتے ہیں اس کو پیٹرول میں مکس کرتے ہیں. یہ آپ گوگل کیجئے، یہ بڑی ڈان میں نکال رہے ہیں ہم اس گفتگو کا. وقت کی کمی ہے، میں معذرت چاہوں گی، لیکن ہم خود ہیں وی آور سیلف. یہ کہتے ہیں نا یہ بات سنیں اللہ بندے کے ساتھ نہیں کرتا. یہ ہم نے ایک آخری بات بتا دوں. یہ 2010 کا فلڈ آیا، ایک بڑا ماسٹر تھا فلڈ پیشر کا بندہ، وہ 400-500 بلین ڈوب گئے. وہ اس نے کہا جی ایک ایسا سپن پھینکتے ہیں پاکستان میں کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے. اب پکڑیں کس کو پکڑیں گے آپ؟ یعنی لیٹ سے پینلائز کریں گے کون ہے؟ تو پورا سٹرکچر ریفارم کرنا نا if you want to compete with the world. زینب صاحبہ نو اسٹرکچر ریفارم نہیں، یہ لسن ایک بات بتاؤں، یہ ساری چیزیں ریئل ٹائم کی، میں کسی دفتر نہیں جا سکتا، ریئل ٹائم کی میکنزم بنے ہوئے وہاں پڑے ہوئے جب کسی کو یاد آئے گا. اور یہ بنائیں گے کیسے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے نا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ منسٹر چاہوں گی سر لاسٹ زینب صاحبہ ایک سیکنڈ. 1 سال ہو گیا یہ منسٹری آف پیٹرولیم پڑا ہوا ہے. میں اور میرا بیٹا نو ہوگا، ایک موبائل کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پیٹرول کی کوالٹی ٹھیک ہے، آپ کی ڈیزل کوالٹی ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں سر، بات اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ہم بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت. زینب صاحبہ آپ بھی بتا دیں کہ یہ ہم اس میں کیا بہتری اور مزید کیا کریں، ریئل ٹائم بہتری کیا ہے پلیز. میرے خیال سے سب سے پہلے نا ہمیں اپنے ملک میں
साइंस और क्लाइमेट चेंज पढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले 30-40 सालों में हमने पढ़ाई नहीं, शायद इसीलिए हम अभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली साइंस क्या है। दूसरी बात ये कि एज पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द टॉप मोस्ट IPCC इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो साइंटिस्ट का पैनल है, दैट्स नॉट टॉप ऑर्गेनाइजेशन, उनका वेदर डेटा आता है और इस समय लिंक्डइन पे फैलाया हुआ है यूरोपियन कमीशन का वेदर सैटेलाइट डेटा, जो एज इट इज सब कुछ जो बारिशें हो रही हैं एज पर दैट प्रिडिक्टेड मॉडल हो रही हैं। हमारे रडार सैटेलाइट इतने अच्छे हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज ने आपका एनसो, ये वेदर साइकिल पूरा डिसरप्ट कर दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। जब तक हम साइंस को ना समझेंगे, ना पढ़ेंगे, ना कनेक्ट करेंगे और ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये एक ऐसी चीज है जिसको डायनामिक सोल्यूशन चाहिए। वाटर, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट के डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं। जरूरी नहीं जो 50-60 साल पहले की हमारी अप्रोच है वो आज भी चले। इसमें डायनामिक सोल्यूशन चाहिए और जब तक हम अपने इदारों में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लगाएंगे, डायनामिक के लिए आप अपने यंगस्टर्स को, यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, आपके मसले वही रहेंगे। बहुत बेहतरीन आपने इसको एड्रेस किया है ज़ैनब रीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कोकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बात यही है कि हर चीज़ हम क्लाइमेट चेंज पर नहीं डाल सकते। हमारे कुछ अपने फ़राइज़ हैं, वो अदा नहीं करेंगे तो खुदा न ख्वास्ता इससे ज़्यादा बदतरीन सिचुएशन हो सकती है। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।